तो सबसे पहले तेलंगाना में मतदान की बात करेंगे। किस तरह से वोटिंग जारी है। 119 सीटें हैं तेलंगाना विधानसभा की और वोटिंग सभी जगहों पर हो रही है और बताया जा रहा है कि वोटिंग अब तक तेज गति से हो रही है। तेलंगाना में विधानसभा की सभी 119 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो जबरदस्त उत्साह है तेलंगाना के वोटरों में। सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ है ये मतदान और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। युवा मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी पीछे नहीं हैं। तो बुजुर्ग और दिव्यांग भी वोट डाल रहे हैं। राज्य के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। तेलंगाना राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीआरएस तीसरी बार कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस को सरकार की एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा है। सरकार की नाराजगी का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा उसको लगता है। वहीं बीजेपी ने राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। पार्टी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बनाया है और उन्हें सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार इस बार बनेगी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं मतदाता, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। This the third time I'm voting. I request everyone to utilize their voting right. It's good to vote. It's very a smooth process. It happens in 5 minutes में सब कुछ हो गया था and it's nice. Everyone utilize their voting right. मैंने अपना वोट कास्ट करा, बहुत हैप्पी हूँ मैं। It is our right. We have to cast our vote. वोट डाले तो लीडर, अच्छा लीडर को चुना सकते, अच्छा लीडर अपन को सेवा करते, इसलिए वोट मस्ट। एवरी सिटीजन शुड वोट फॉर। मैं वोट डाला और अच्छा तेलंगाना के लिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छा डेवलपमेंट के लिए मैं वोट डाल दिया। Expecting a new generation and new technology and upcoming IT sector development etc. And expecting a good politics in the state. सब इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, विकास को लेकर ही हमने वोट किया है। और किस तरह से चल रहा है तेलंगाना में मतदान, क्या कुछ है खास, क्या कुछ है चुनाव के रंग, बात करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज और धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेलंगाना के 2 अलग अलग स्थानों से। सबसे पहले राजेश राज के पास आते हैं और राजेश राज, आपसे जानना चाहेंगे क्या है चुनाव के रंग, किस तरह से बताएंगे और किन मुद्दों पर आज वोट डाल रहे हैं तेलंगाना के मतदाता। देखिए निखिल, अगर चुनाव आयोग जो तेलंगाना है, हैदराबाद स्थित जो कार्यालय है, उसके आंकड़ों पर अगर हम नज़र फरमाएं तो 37% तक का मतदान जो है वो 1 बजे तक हो पाया है। हालांकि वो आंकड़ा अब मुझे लगता है कि 50 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि घड़ी में अब 3 बजने को है, तो निश्चित तौर पर आंकड़ा जो है 50 तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात रही है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ये स्वीकार करते हैं कि हैदराबाद के जो शहरी इलाके हैं उन जगहों पर कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव में बहुत कम रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तमाम सियासी दलों के लिए ये परेशानी खड़ा करता रहा है। आज भी जब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग के लिए आए डॉक्टर के लक्ष्मण, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये अपील की कि आम लोगों को कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलना चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। और जो फर्स्ट टाइमर जो वोटर हैं वो भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग छुट्टी का दिन न बनाएं और घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग करें। तो हम कह सकते हैं कि चिंताओं, आशंकाओं के बीच हैदराबाद में वोटिंग जो है वो जारी है। सुबह के सत्र में लोग घरों से थोड़ा कम निकल रहे थे, अब घरों से लोग निकल रहे हैं अपना घर का चूल्हा चक्की और काम निपटाने के बाद। और ये देखना पड़ेगा कि शाम तक जब 106 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का काम जो है वो शाम 5 बजे तक होगा और 13 जो मतदान विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर मतदान 4 बजे शाम में पूरा करा लिया जाएगा। वो ये इलाके हैं जो महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए हैं या फिर वामपंथी उग्रवाद के शिकार रहे हैं, वैसे जगहों पर 4 बजे मतदान का काम पूरा करा लिया जाएगा, तब वास्तविक आंकड़ों का पता चल पाएगा। आपने निखिल मुद्दों की बात करी, मुद्दे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है और हर हाल में यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि सिर्फ विकास की जो किरणें हैं वो हाईटेक
सिटी हैदराबाद तक न रहे बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी पहुँचे, फैक्ट्रियाँ ग्रामीण इलाकों में भी पहुँचे, रोजी रोजगार के अवसर जो हैं वो नौजवानों को मिले ताकि लोग पलायन न करें, विस्थापन का दंश उन्हें झेलना न पड़े और कहीं ना कहीं रोजगार के जो बड़े अवसर हैं वो हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवानों को मिल सके। इस आधार पर लोग वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, निखिल। ठीक है। धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, एंटी इनकम्बेंसी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, फ्रीबी, ये कुछ ऐसे कारक रहे या कुछ कहिए कि ऐसे की वर्ड्स रहे इस बार तेलंगाना के चुनावों में जिसके इर्द गिर्द ये चुनाव घूमता रहा है, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा, केसीआर और करप्शन, परिवारवाद प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा। अगर हम तेलंगाना चुनाव की बात करें और बार बार इसकी चर्चा चुनाव प्रचार में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा की गई, यहां तक कांग्रेस ने भी केसीआर के ऊपर परिवारवाद के नारे लगाए। और जहां तक बीजेपी की बात है, प्रधानमंत्री की तमाम रैलियों में केसीआर और करप्शन, सिंचाई घोटाला, शराब घोटाले में दिल्ली से लेकर और जो केसीआर की सरकार कैसे लिप्त हुई उसके पूरे के पूरे दस्तावेज। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो केसीआर के बारे में कही गई कि केसीआर करप्शन का प्रमुख गढ़ कैसे बनी, उसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में, गृह मंत्री ने अपनी रैली में, और यहाँ की जनता भी इस बात की चर्चा जरूर कर रही है कि कैसे केसीआर ने करप्शन के जरिए पूरे जो तेलंगाना की राजनीति को प्रभावित किया है। और जो सबसे बड़ी बात, यहाँ चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे यहाँ पिछड़े वर्ग के मुद्दे हो, जैसा कि आपको मैं बता दूं, अगर करप्शन की बात करें और उससे आगे की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो मडिगा समुदाय का मुद्दा रहा। मडिगा एक ऐसा समुदाय है यहाँ पे जो कि बीते 30 सालों से आरक्षण कर रहा है, बीते 30 सालों से आंदोलन कर रहा है आरक्षण के मुद्दे पर। अभी जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की यहाँ चुनाव सभा हुई और खास करके प्रधानमंत्री की सभा में जो मडिगा समुदाय के जो नेता कृष्णा मडिगा प्रधानमंत्री से गले मिले, प्रधानमंत्री ने उन्हें आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर उनको आश्वासन दिया। और जो सबसे जो बड़ी बात रही जो 4% मुस्लिम आरक्षण की, जिसको लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही केसीआर के ऊपर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तेलंगाना में बनती है तो वो जो 4% जो मुस्लिम आरक्षण है उसे खत्म किया जाएगा। एक तरफ से बीजेपी के द्वारा जो हिंदुत्व का जो कार्ड है उसको भी खेलने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री भी जबकि कई सभा में आए तो सबसे पहले वो वेंकटेश्वर का दर्शन करके फिर तेलंगाना पहुंचे। एक तरीके से ये कोशिश हुई कि कैसे अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाया जाए। दूसरी तरफ एक हमला केसीआर के बाद दूसरा हमला कांग्रेस पे हुआ। बार बार जो बीजेपी अपनी सभाओं में कहती रही कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो इसका मतलब आप केसीआर को वोट दे रहे हैं, क्योंकि साल 2014 में केसीआर के कांग्रेस के कई विधायक केसीआर में शामिल हो गए। 2015 में कांग्रेस के 34 एमएलसी केसीआर में शामिल हुए और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के 12 विधायक जो हैं वो केसीआर में शामिल हुए। तो दोनों तरीके से केसीआर और कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई। और इस पूरे चुनावी रंग में एक चीज देखने को मिला कि केसीआर के यहाँ के 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस की जो पुराने 15 साल पुरानी जमीन तलाशने की कोशिश के बीच किनारे पर चल रही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की चुनाव में एक मजबूत दावेदार के रूप में अपनी भूमिका दिखाई है। राजेश राज, आपसे चाहेंगे कि एक दो सवालों का जवाब बहुत संक्षेप में जल्दी दे। एक तो आपने कहा कि जो विकास की किरण है वो गांवों तक पहुंचे, इसकी कोशिश हो रही है, तो गांव के मतदाता किस तरह से इन चुनावों को ले रहे हैं? क्या वो अपने आप को उनको लगता है कि विकास उन तक नहीं पहुंचा है, डिप्राइव्ड है? दूसरी बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो जातिगत जनगणना या जो पिछड़ों का मुद्दा है, क्या इस तरह के मुद्दों ने भी वोटरों को प्रभावित किया है या ये सिर्फ उत्तरी राज्यों तक सीमित रहे हैं? राजेश, देखिए, जाति जनगणना या कास्ट पॉलिटिक्स की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के जो इलाके हैं यहाँ की जड़ें ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए पहले से जानी जाती रही हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लगभग
जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ही जानकारी दी कि लगभग 50% से ज़्यादा ओबीसी वोटर जो है वो तेलंगाना में है और शायद भारतीय जनता पार्टी ने इसी को केंद्र में रखकर ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश जो है वो चुनाव के दौरान की है और इसका असर कितना जनता पर हुआ है ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो चाहे वो रामास्वामी पेरियार की बात करें, चाहे अन्य जो बड़े नेता हैं उनकी बात करें, कहीं ना कहीं पिछड़ावाद की राजनीति यहाँ पर रही है। जहाँ तक दक्षिण भारत में आपने मुद्दों की बात की, ग्रामीण भारत में ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर जैसे गाजवेल जहाँ से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान बेहद आंदोलित थे कि सिर्फ शहरों का हाईटेक सिटी का विकास तो हो रहा है लेकिन किसानों से किए हुए वायदे जो हैं वो अमलीजामा नहीं पहनाए जा रहे हैं। 6 लाख रुपए में करोड़ों की ज़मीन जो है उसको किसानों से राज्य सरकार ने ले लिया, लेकिन उनको घर तो बनाया लेकिन उनके साथ बेरोजगारी की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं सर चढ़ कर बोलती रही। शायद यही वजह है कि गजवेल में केसीआर जो हैं वो अपने जो उनके परंपरागत सीट हैं वहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं के कभी करीबी रहे राजेंद्र इटाला भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उन्हें चुनौती दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि 2 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद केसीआर को कामारेड्डी से भी दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। दोनों जगह उन्हें कड़ी जो चुनौती है वो दी जा रही है। भारतीय कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कामारेड्डी में उनके खिलाफ मैदान में है और कभी इनके राइट हैंड जो है वो गाजवेल में राजेंद्र इटाला इन्हें चुनौती दे रहे हैं कि 10 साल तक कॉमन पीपुल या आम जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम लोगों से केसीआर ने 10 साल में कभी मुलाकात ही नहीं की, तो उसका असर कहीं ना कहीं उनके विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय है, बेहद रोचक मुकाबला होने के आसार हैं और जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो ओवैसी की पार्टी पिछली बार 7 सीटों पर लड़ी थी, 7 सीटों पर उन्हें कामयाबी हाथ लगी थी। इस बार 9 सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। देखना होगा कि उनकी ताकत बढ़ती है या घटती है। अपनी तकरीरों से सुर्खियां वो देश भर में बटोरते जरूर है लेकिन यहाँ पर वोटरों के दिलों में कितना उतरते हैं ये भी देखने की बात होगी। 3 दिसंबर को पता चल पाएगा। बिल्कुल 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 राजेश, वोटरों के दिलों में कितना उतरते हैं ये देखने की बात होगी। क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं? बहुत शुक्रिया राजेश आपका और धीरज आपका भी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।